फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू वे टू बायो। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दिस इज द अल्टीमेट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 8। तो मोस्ट प्रोबेबली आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, नाउ तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, सो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, हाउ डज इट टेक्स प्लेस? पहले तो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जो ह्यूमन बींग्स में होता है? दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, है ना। अब भाई रिप्रोडक्शन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब प्यूबर्टी में जाते हैं तो बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, सब में कुछ चेंजेस नजर आते हैं। ठीक है, कभी कभार वो चेंजेस कॉमन होते हैं जो बॉयज गर्ल्स दोनों में दिखेंगे। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बॉयज में अलग होते हैं, गर्ल्स में अलग आते हैं। तो वही चेंजेस की हम बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं। जो चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स, कॉमन, अनकॉमन। Common changes are those changes which occur in both boys and girls in a similar manner. ठीक है, जैसे आर्मपिट्स हेयर हो गए, जेनाइटल हेयर हो गए, जो हमारे जेनाइटल पार्ट है उसमें प्यूबिक हेयर आ जाते हैं। थिन आर्म एंड लेग्स हो गए, हेयर और जो मतलब आर्म्स और लेग्स में देखा होगा छोटे छोटे बाल आने लगते हैं, ऑयली स्किन हो जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं। कई बार देखा होगा जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें पिंपल्स वाली ये प्रॉब्लम बहुत आ जाती है। लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों रोते रहते हैं कि पिंपल्स आ गए। फिर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं और अपने पिंपल्स को और बढ़ा देते हैं, और क्या होता है उससे चेहरा और खराब हो जाता है। तो अगर रिलाई करना ही है तो नेचुरल चीजों पे करना पिंपल्स के लिए। ये नहीं कि आप उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं मुझे तो यार पिंपल हटाने हैं। भाई वो नेचुरल है, नेचुरल है, वो आने ही आने हैं। वो कुछ वक्त के बाद खुद ब खुद ही चले जाएंगे। हाँ, अब जरूरी नहीं है कि सब में पिंपल्स आए, ऐसा भी जरूरी नहीं होता। तो क्या है कि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, तो नेचुरल प्रोसेस को नेचुरल तरीके से ही होने दें तो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो दीज वर द कॉमन चेंजेस। फिर क्या होते हैं, कुछ अनकॉमन चेंजेस भी आते हैं। अनकॉमन चेंजेस मतलब ऐसे चेंजेस जो बॉयज में अलग होते हैं, गर्ल्स में अलग होते हैं। ऐसे कौन से चेंजेस हैं? बॉयज में आपको मिलेगा कि थिक हेयर, थोड़े उनके हेयर जो होते हैं वो थिक होते हैं। वॉइस क्रैक हो जाती होगी, आपने देखा होगा, लड़कों की आवाज बदल जाती है। पेनिस इनलार्जमेंट, इरेक्ट, जो पेनिस होता है वो इनलार्ज हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गर्ल्स के केस में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। निपल्स डार्क इन कलर और वो मेंस्ट्रुएट करने लगती हैं। तो ये सारे चेंजेस हैं जो अनकॉमन हैं, जो बॉयज में अलग हैं, गर्ल्स में अलग है। फिर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब क्या है? जनरल बॉडी ग्रोथ रेट स्लोज डाउन, बॉडी रिप्रोडक्टिवली मैच्योर। बॉडी जो होती है हमारी अब वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होने लगी है। ठीक है, ये चेंजेस आ रहे हैं, और इन चेंजेस जो हमने ऊपर बात की है उनके आने की वजह से हमारी बॉडी क्या होती है? रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होने लगती है। तो हम बोलते हैं कि अब क्या है, प्यूबर्टी वाला फेज आ गया, कि प्यूबर्टी आ गई है। बट प्यूबर्टी का अगर आप केस देखोगे तो इसका कोई एग्जैक्ट एज नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये इतना एग्जैक्ट इतना एज है तो इसमें ही आएगी प्यूबर्टी। कई बार ऐसा होता है, कुछ साइंस ऑफ मैच्योरेशन किसी में बहुत अर्ली आ जाते हैं, किसी में बहुत लेट आते हैं। तो कोई एग्जैक्ट एज हम डिफाइन नहीं कर सकते प्यूबर्टी का, है ना। तो ये चीज हो गई। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की बात आती है। देखो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हमने आगे यही पढ़ना है अच्छे से, है ना, तो फर्टिलाइजेशन पहले समझ लेते हैं कि दो टाइप का होता है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? हमने जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा था कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, पता है ना सबको? मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होना। एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल मतलब क्या है कि जर्म सेल रिलीज आउटसाइड द बॉडी। क्या होता है एक्सटर्नल? कि जर्म सेल्स जो हमारे गैमेटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ रिलीज होते हैं? बॉडी के बाहर रिलीज होते हैं। वहां पर फ्यूजन की जरूरत नहीं है, बॉडी को फ्यूज कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे वाटर में रिलीज हो गए, तो इस तरीके का जो फ्यूजन होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। तो
तो वही होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जहां पे जर्म सेल्स बॉडी के बाहर रिलीज होंगे, बॉडी को फ्यूज कराने की जरूरत नहीं है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जर्म सेल्स रिलीज होने होते हैं इनसाइड द बॉडी। अब जब जर्म सेल इनसाइड द बॉडी किस केस में रिलीज होंगे भाई, जब बॉडी फ्यूज करेगी, बॉडी में फ्यूजन होगा, उनके बीच में इंटरकोर्स होगा, तभी जर्म सेल्स क्या होगा, बॉडी के अंदर रिलीज होंगे। ठीक है, तो मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब बॉडी फ्यूज होगी, बॉडी फ्यूज कब होगी, जब मैच्योरेशन आएगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाएंगे। जब वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होंगे तभी तो जर्म सेल का रिलीज होगा, और जर्म सेल का रिलीज होगा फिर बॉडी फ्यूजन के थ्रू वो इनसाइड द बॉडी रिलीज हो जाते हैं। आपको पता ही है कि मेल और फीमेल के जर्म सेल्स आए, जर्म सेल्स आपस, जर्म सेल्स मतलब गैमेटिक सेल्स, ठीक है, मेल में स्पर्म हो गया, फीमेल में एग हो गई, वो आए और दोनों ने फ्यूज करा और क्या बन गया, जायगोट बन गया विथ अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या बन गया, जायगोट बन गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे मेल में क्या होता है, मेल में रिप्रोडक्टिव मैच्योर कैसे होगा, तो इसमें क्या होगा, पेनिस बिकमिंग इरेक्ट, मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेनिस, वो इरेक्ट होना शुरू हो जाता है, राइट। और फीमेल में क्या होगा, ब्रेस्ट मैच्योर होगी, क्योंकि आगे जाके ब्रेस्ट मैच्योर होगी तभी तो बेबी को फीड कर पाएगा ना। बेबी को फीडिंग कौन कराती है, मदर कराती है, तो बेबी फीडिंग कैसे कराएगी, जब ब्रेस्ट मैच्योर होगी। तो इस तरीके की प्रोसेसेस जो होती है मैच्योरेशन की, वो दोनों में देखी जाती है। ठीक है, तो ये था कि एक ओवरव्यू काइंड ऑफ कि रिप्रोडक्टिव क्या मैच्योर कैसे होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या आता है, अब आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, मेनली अगर आप जर्म सेल की बात करो तो जर्म सेल इसमें क्या हो गया, स्पर्म हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में व्हाट वुड बी द जर्म सेल, इट वुड बी स्पर्म। ठीक है, स्पर्म है, फॉर्मेशन क्या होगा, स्पर्म कहाँ बनता है भाई, टेस्टिस में बनता है स्पर्म। टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होती है, स्क्रोटम में लोकेटेड होती है। स्क्रोटम में लोकेटेड होगी, जो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होगा, वो वहां इसलिए है क्योंकि हम जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए ना, है ना, लोअर बॉडी टेम्परेचर नीडेड, मतलब जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में है प्रेजेंट, तो इट रिक्वायर्स द लोअर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद टेस्टिस कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करती है, हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन है भाई, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है, टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म फॉर्मेशन करेगा। पहली बात, जो स्पर्म बनता है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से बन रहा है। दूसरा, बॉयज में जो जो अपीयरेंसेस आते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जो हमने अपीयरेंसेस पढ़े कि बॉयज में क्या क्या आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, वो अपीयरेंसेस किसकी वजह से आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नाउ यहां पे आप देख सकते हो, आई हैव मेड अ डायग्राम विच इज नॉट दैट मच एप्रोप्रिएट, बट हाँ, अगर एप्रोप्रिएट वाला ज्यादा देखना हो तो अपनी बुक से देखिएगा आप। ये सब समझाने के लिए है, आपको चीजें समझ में आ जाए। हो क्या रहा है कि यहाँ पे स्पर्म, ये देखो, ये पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज स्क्रोटम। स्क्रोटम एक सेक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उस सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, दिस इज टेस्टिस। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, टेस्टिस है। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस लोकेटेड है, यहां से कनेक्टेड है वास डिफरेंस, ये देख रहे हो आप, स्क्रोटम यहां से टेस्टिस से वास डिफरेंस कनेक्टेड है। तो टेस्टिस में क्या बन रहा है, टेस्टिस में बन रहा है स्पर्म। वो स्पर्म कहां जाएगा, वास डिफरेंस में जाएगा। जो टेस्टिस में स्पर्म बना था वो कहां गया, वास डिफरेंस में गया। उसके बाद ये वास डिफरेंस कहां जाकर कनेक्ट हो रही है, एक ट्यूब से। यहां पे आप देख रहे हो कनेक्शन दिख रहा है आपको, एक कनेक्शन दिख रहा है। ये कनेक्शन क्या, कहां का कनेक्शन है, एक तो वास डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, दूसरा ये ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर है, ये ब्लेडर से भी ट्यूब आ रही है, और ये ट्यूब, दोनों ट्यूब का आपस में फ्यूजन हो गया इस पॉइंट पे,
इस पॉइंट पे दोनों ट्यूब का फ्यूजन हो गया ना, तो वास डिफरेंस एक ट्यूब से यूनाइट कर गया जो ब्लेडर से आ रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जाकर यूरेथ्रा में आ रहे हैं। वेयर आर दे कमिंग? इन द यूरेथ्रा। तो जो यूरेथ्रा में आ रहे हैं दैट मीन्स कि यूरेथ्रा से एक तो यूरिन पास होगी हमारी, यूरेथ्रा से क्या क्या रिलीज होगा, मेल के केस में यूरेथ्रा से रिलीज हो रहा है यूरिन, दूसरी चीज और क्या रिलीज हो रहा है, स्पर्म। स्पर्म भी यूरेथ्रा से ही रिलीज हो जाएगा, ठीक है। जब आप इस पाथ से इस पाथ में आ रहे थे, आपको दो ग्लैंड्स भी मिल रहे हैं, वन इज प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, अनदर वन इज सेमिनल वेसिकल। कौन कौन से हैं? प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल है। दोनों ग्लैंड्स क्या करते हैं? दोनों ग्लैंड्स फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लूइडिटी क्या करती है? फ्लूइडिटी एक काम तो करेगी कि ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देगी, पहला काम। दूसरा काम फ्लूइडिटी क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट को इजी बनाएगी, ठीक है। क्योंकि यहां से स्पर्म जो ट्रेवल कर रहा है, भाई स्पर्म ट्रेवल कर रहा है ना, तो स्पर्म ट्रेवल कब करेगा? जब उसे कोई फ्लूइड सरफेस मिलेगा ना, तब इजीली ट्रेवल कर सकता है। तो यहां से क्या हुआ, स्पर्म चल के आ रहा है, यहां से सेमिनल वेसिकल और यहां से प्रोस्टेट ग्लैंड दो है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और यूरेथ्रा के थ्रू फिर स्पर्म जो है वो रिलीज हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो वो फ्लूइडिटी क्या हेल्प कर रही है? ट्रांसपोर्ट इजी बना रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिया है एनसीईआरटी की, जरा आप देखना, जहां पे आपसे पूछा गया है कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का क्या रोल है, ठीक है। अब जो स्पर्म की बात अगर हम करें, तो स्पर्म एक टाइनी सब्सटेंस है यार, जिसके पीछे टेल लगी होती है। ये क्या है? टेल है। तो इट्स अ टाइनी सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ टेल बिहाइंड। टेल क्यों जरूरी है? टेल चाहिए मूवमेंट के लिए, टेल चाहिए मूवमेंट के लिए। हमने देखा था ना, ह्यूमन बींग्स में जर्म सेल होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, एक मोटाइल होता है एक मोटाइल होता है। तो ये जो टेल होती है, इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी। व्हाट डज इट प्रोवाइड? इट प्रोवाइड मोटिलिटी। तो यहाँ पे टेल क्या प्रोवाइड कर रही है? मोटिलिटी प्रोवाइड कर रही है, सो दैट इट कैन रीच टू द एग सेल। फिर यहां से इट विल ट्रेवल एंड ट्रेवल, और वहां जाके फिर इट विल रीच टू द एग सेल एंड देन इट विल फर्टिलाइज। फिर ये क्या करेगा? ये फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जर्म सेल जो मेल और फीमेल गैमीट से आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आपस में फ्यूज कर जाएंगे, जिसको हमने क्या बोला? फर्टिलाइजेशन बोला है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये समझ में आ गया होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जर्म सेल होती है वो क्या होती है? एग होता है, ठीक है। मेल क्या रिलीज कर रहा था? स्पर्म रिलीज कर रहा था। फीमेल क्या रिलीज करती है? एग रिलीज करती है। एग कहाँ बनता है? ओवरी में बनता है, ठीक है। एग का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओवरी में बनता है। एक फैक्ट आपको पता होगा, एंड इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। ओके, तो वो फैक्ट क्या कहता है कि व्हेन अ गर्ल बॉर्न, तो उसके अंदर उस टाइम पे बहुत सारे इमेच्योर एग्स होते हैं। वो इमेच्योर एग्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, उसमें से कुछ एग्स ऐसे होते हैं जो मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। एक महीने में एक ओवरी एक एग प्रोड्यूस करती है, गॉट इट। 1 मंथ में 1 ओवरी विल प्रोड्यूस 1 एग, हर महीने होता है ये, ठीक है। अब जो एग बन रहा है वो ओवरी रिलीज करेगी, ठीक है। एग कहाँ बन रहा है? ओवरी में, और वो ओवरी से वूम में जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस ओविडक्ट। डक्ट है भाई, इट्स अ डक्ट। तो ये ओविडक्ट से मतलब इट विल ट्रेवल, तो ये ओविडक्ट है। ओविडक्ट को आप फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हो। तो ये क्या कर रहा है? एग प्रोड्यूस हुआ यहां से, और फेलोपियन ट्यूब के थ्रू या ओविडक्ट के थ्रू फिर ये एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर में पहुंचेगा, जिसको आपने बोला यूट्रस। यूट्रस क्या है? एक इलास्टिक का बैग तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये यहां पर पहुंचेगा,
उसके बाद ये यूट्रस ये यूट्रस थ्रू सर्विक्स वेजाइना के पास पहुंच जाता है। तो यूट्रस कहाँ पहुंच गया? यूट्रस की जो ओपनिंग होती है, बेसिकली यूट्रस की ओपनिंग क्या है? ओपनिंग है वेजाइना, थ्रू सर्विक्स ये ओपन हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो क्या हुआ यहाँ पे? ओवरी ने एग रिलीज किया, ओविडक्ट के थ्रू पहुंचा यूट्रस में, एंड यूट्रस की जो ओपनिंग होगी वो सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब जो स्पर्म एंटर करेगा, स्पर्म कहां से एंटर करता है? स्पर्म करता है वेजाइना वाले पार्ट से एंटर। स्पर्म कहां से एंटर करता है? वेजाइना वाले पार्ट से स्पर्म एंटर करता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उस टाइम पे वेजाइना जब स्पर्म रिलीज करेगा मेल, तो वो मेल का स्पर्म जो होगा वो वेजाइना वाले पार्ट से फीमेल में एंटर कर जाएगा। फिर वो ओविडक्ट के थ्रू यहां से वेजाइना में आया, ट्रेवल किया, और ट्रेवल करने के बाद ओविडक्ट में पहुंचा। ठीक है, ओविडक्ट में पहुंचा, और यहाँ पे भी ओवरी ने अपना एग रिलीज कहाँ किया हुआ है? ओविडक्ट में किया हुआ है। और अपना स्पर्म है, ये स्पर्म भी वेजाइना वाले पार्ट से ट्रेवल करके पहुंच गया ओविडक्ट में। ओविडक्ट में पहुंचने के बाद एग ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है, तो एग के साथ फ्यूज कर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो जायगोट बनेगा। फाइनली फिर क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया। ठीक है। So where is the location of the embryo? Embryo कहाँ located है? That is located in the lining of the uterus. Uterus की lining में located होगा, यहाँ पर इस जगह पे located है अपना embryo। और उसके बाद embryo grow होगा। embryo जब grow होता है तो कुछ organs develop होंगे और वो fetus बन जाएगा finally। तो पहले zygote बना था अपना, zygote के बाद बनेगा embryo, embryo के बाद बनेगा क्या? फीटस का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ अब कुछ जब एम्ब्रियो फीटस बनेगा तो उस टाइम पे वो ग्रो करेगा यार, कुछ डेवलपमेंट्स होती है, नरिशमेंट मिलेगा उसे। नरिशमेंट कहाँ से प्रोवाइड मिलेगा? न्यूट्रिशन चाहिए ना एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए, तो उसको नरिशमेंट चाहिए। वो नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? वो उसे मदर के ब्लड से मिलता है। कहाँ से मिलेगा एम्ब्रियो को नरिशमेंट? फ्रॉम द मदर्स ब्लड। और मदर के ब्लड से कैसे मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू जिसे आप बोलते हो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की हेल्प से, विद मदर के ब्लड से नरिशमेंट प्रोवाइड होता है किसे? ग्रोइंग एम्ब्रियो को। तो प्लेसेंटा की अगर आप बात करें तो प्लेसेंटा कैसे, किस तरीके से उसकी लोकेशन होती है? तो जो एम्ब्रियो वाली साइड होगी एक प्लेसेंटा की, और एक होगी मदर वाली साइड। तो जो एम्ब्रियो वाली साइड होगी ना, वहां पे विली प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विली। और उसके बाद जो मदर वाली साइड होगी वहां पे ब्लड स्पेसेस होते हैं। वो ब्लड स्पेसेस इस विलाय को सराउंड करके रखेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को सराउंड करके रखते हैं, जो कि मदर की साइड में होगा। अब ये प्रोजेक्शंस, विलाय, ये सब बेसिकली करते क्या है? ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। और अगर जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? जो अपना ग्लूकोज है, ग्लूकोज एज वेल एज ऑक्सीजन, ये मदर के ब्लड के थ्रू कहाँ जा रही है? एम्ब्रियो में जा रही है। ठीक है, तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिल गया, किसकी हेल्प से मिल गया? प्लेसेंटा की हेल्प से। अब जब एम्ब्रियो को नरिशमेंट भी मिल रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स एम्ब्रियो जो है वो वेस्ट भी रिलीज करेगा। एम्ब्रियो वेस्ट भी रिलीज करेगा, तो वो वेस्ट भी प्लेसेंटा की ही मदद लेगा, और प्लेसेंटा की ही मदद से वो मदर के ब्लड में जाएगा, मदर के ब्लड में एंटर करेगा। और मदर के ब्लड से फिर जो, जैसे मदर का एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू वो बाहर आ जाएगा। अब आपको ये पता होगा कि एक माँ अपने बच्चे को अपने वूम में 9 मंथ्स के लिए रखती है। 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमन बींग्स के केस में। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, ये तो कहानी थी जब एग फर्टिलाइज हो गया तो क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या प्रोसेसेस हो रही हैं, ये हमने देख लिया कि एग फर्टिलाइज हुआ, प्लेसेंटा ने क्या क्या नरिशमेंट प्रोवाइड किया, मदर के ब्लड से कैसे नरिशमेंट मिला, 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड हुआ, ये सब हुआ।
अब मान लो कि एग फर्टिलाइज ही नहीं हो, उस केस में क्या होगा? अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो एक एग की लाइफ कितनी होती है? 1 डे। 1 डे उसकी लाइफ होगी, 1 दिन के लिए जिंदा रहेगा। बट देखिए, एग फर्टिलाइज हो ना हो, हर महीने यूट्रस जो होगा, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करेगा, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, हर महीने यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है। किस चीज के लिए प्रिपेयर करके रखेगा भाई? कि मेरे को जो है एम्ब्रियो को संभालना है। ठीक है, मेरे को एम्ब्रियो को संभालना है, तो उसकी लाइनिंग जो हो जाती है ना, ये दिख रहा होगा, यूट्रस की जो लाइनिंग हो जाती है वो थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, क्योंकि उसे उसे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे रेडी रहना है। क्या उसी के लिए, उसे रेडी रहने के लिए फिर ये क्या करता है, अपनी लाइनिंग को स्पॉन्जी थिक बना लेता है। अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इस लाइनिंग क्या होगा? ये लाइनिंग फिर ब्रेक हो जाएगी। ये जो एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग होती है ये टूट जाएगी। टूटने की वजह से वेजाइना के थ्रू ब्लड के फॉर्म में बाहर आती है, जिसे आप क्या बोलते हो? मेंस्ट्रुएशन बोलते हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो हर महीने होती है, किसमें? फीमेल में। और उस साइकिल में होता क्या है कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है। क्यों ब्रेक हो रही है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ना। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो ये लाइनिंग ब्रेक नहीं होती, बिकॉज इसे एम्ब्रियो को नर्चर करना था। बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उस केस में यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक हो गई एंड इट विल कम आउट एज अ ब्लड थ्रू द वेजाइना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मतलब मेंस्ट्रुएशन की जो होता है गर्ल्स में 2 to 8 डेज के लिए वो रहता है। ठीक है, ये चीज हो गई। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है फीमेल के केस में। क्लियर। उसके बाद बात आती है यार रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज वेल्थ, ये तो आपको पता ही होगा। हेल्थ क्या है? वेल्थ है। हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम हेल्थ के परस्पेक्टिव से बात करें इन द केस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो यार ये है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, मान लीजिए एक मेल को या फीमेल किसी को भी ले लो, मान लो मेल को कोई एसटीडी है, मतलब कोई बीमारी है, उसे एड्स है, एचआईवी है, कुछ भी है। ठीक है, तो वो क्या होगा? अब वो मेल जो है वो बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के, बिना किसी यूज करे कुछ भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो वो क्या करेगा? अगर वो ऐसे ही इंटरकोर्स कर रहा है विद अ फीमेल, तो उस टाइम पे क्या होगा? वो जो प्रॉब्लम है उसे, वो प्रॉब्लम, वो जो डिजीज है वो फीमेल में भी ट्रांसमिट हो जाएगी। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्हीं को तो बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या है? एसटीडीज। यही तो है कि भाई जब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो एंड एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स यू आर नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो उस टाइम पे अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को डिजीज है तो वो डिजीज जो होगा वो दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसीलिए देर आर वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स का मतलब है यार प्रेगनेंसी को जो प्रिवेंट करते हैं, बेसिकली वो होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स। जैसे अगर आप मेल की बात करो तो दे कैन यूज कॉन्डम्स टू कवर देयर पेनिस, और उसके अलावा यूट्रस में प्लेस किया जाता है कॉपर टी होता है विच इज यूज बाय द फीमेल्स एंड दैट इज प्लेस इन द यूट्रस। और क्या है कि ये सारे मेथड जो हो गए कॉन्ट्रासेप्टिव है। इसके अलावा पिल्स होती हैं, पिल्स ओरल पिल्स ली जाती हैं। तो इन सब चीजों के वी कैन से कि साइड इफेक्ट्स होने के भी चांसेस हैं। जैसे जो कॉपर टी आप यूज कर रहे हैं या फिर पिल्स ले रहे हैं, तो पिल्स हार्मोनल डिसबैलेंस करती हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं बॉडी के इंटरनल नेचुरल सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा है, तो इसके लिए फिर साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं कभी कभार, ज्यादातर नहीं होते हैं, तो कभी कभार साइड इफेक्ट्स भी दिखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो दिस इज डन। आई थिंक चैप्टर नंबर 8 अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक लास्ट ही है, तो वो हमने कर लिया एंड ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 अब डन हो गया एंड विल मीट सून विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।
ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।